हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल एंड अ मेंस करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993. Student, we often on heard about the violation of human rights globally, also in India, and in different parts of the globe there are certain laws. इंटरनेशनली भी लॉज हैं और हर देश के डोमेस्टिक लॉज भी होते हैं जो ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन की बात करते हैं. सो इसी संदर्भ में इंडिया में कैसे लॉज हैं, ठीक है जी, क्या इसका रेलेवेंस है, क्या इन पर लिमिटेशंस है, क्या रिफॉर्म्स इन पे किए जा सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड रहेगा. वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द फेसेट्स पर्टेनिंग टू द ह्यूमन राइट्स. ठीक है, चलें शुरू करते हैं आज का सेशन. सबसे पहले ये जानेंगे कि अभी हम इसे डिस्कस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की सिग्निफिकेंस को डिस्कस किया गया. क्या इसमें रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, इससे चर्चा किया गया. अब इसका भी सबसे बड़ा रीजन ये रहा क्योंकि इंटरनेशनली बहुत से इंटरनेशनल कन्वेंशन, बहुत से इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ये आरोप लग रहे हैं कि भाई इंडिया में ह्यूमन राइट्स वायलेशन बढ़े हैं. ठीक है जी, और क्या इंडिया में ऐसा लॉ स्ट्रक्चर है जो सही प्रकार से काम करे, या कौन से ऐसे कानून हैं जो इंडिया में ह्यूमन राइट्स को बेसिकली बनाए रखने में हेल्प कर रहे हैं. नाउ व्हाई ह्यूमन राइट्स आर इंपॉर्टेंट. देखिए, ह्यूमन राइट्स आर कंसीडर्ड द बेस ऑफ द डेमोक्रेसी, the basic elements of the democracy या features of the democracy like liberty, equality or to maintain a dignified life. इसके लिए बड़ा जरूरी है कि हर व्यक्ति के whether a rich or poor, ठीक है जी, हर व्यक्ति के जो है ह्यूमन राइट्स मेंटेन रहे. और इसके लिए बड़ा जरूरी है कि देयर शैल बी सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन और लॉ एंड ऑर्डर जो कीप एन आई रखे, जो नजर रखे, सर्विलेंस करे सभी एक्टिविटीज की. तो इसी संदर्भ में इंडिया ने क्या कुछ किया है, क्या हमारे यहाँ पे लेजिस्लेशन प्रोसीजर है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, इन सभी को एक एक करके जानेंगे. सबसे पहले ये जानते हैं कि 1948 में जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुआ था ह्यूमन राइट्स कमीशन का, सो इंडिया साइंड एंड अडॉप्टेड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन 1948. ठीक है जी, इट शोज दैट इंडिया इज डिटरमाइंड टू रिस्पेक्ट द ह्यूमन राइट्स ग्लोबली. हम बीइंग अ डेमोक्रेटिक नेशन हमेशा ही ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करते हैं, ठीक है जी, ग्लोबली सपोर्ट करते हैं. डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी या डिफरेंट ट्रीटीज का भी हम सम्मान करते हैं जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन को कम करती हैं या रोकती हैं. इसके अलावा अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल पर बात करूं, सो फंडामेंटल राइट्स आर हियर व्हिच समवेयर इंश्योर द ह्यूमन राइट्स. ठीक है जी, ह्यूमन राइट्स जो है उनको इंश्योर करने में काफी ज्यादा सहायता करते हैं, जैसे राइट टू लिबर्टी, इक्वालिटी जैसे राइट्स को हमारे फंडामेंटल राइट्स एश्योर कर रहे हैं. टू मेंटेन अ डिग्निफाइड लाइफ का अधिकार हमें गिवन है. तो ये सारी चीजें जो हैं हमारे फंडामेंटल राइट द्वारा संवैधानिक रूप से कॉन्स्टिट्यूशनली हमें दी गई हैं. अदर देन दिस लैंडमार्क लेजिस्लेशंस भी रही हैं डिफरेंट केसेस के माध्यम से भी, चाहे हम देखेंगे या फिर हम बात कर सकते हैं डिफरेंट एक्ट्स के माध्यम से. जैसे 1993 का जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट है, इसमें इंप्लीमेंटेशन 2006 में की गई है. देन इन 2019 अगेन इट इज इंप्लीमेंटेड. सो ऐसा नहीं है कि एक बार सर्टन जो कानून बन गए, लॉज बन गए, वही चलते रहेंगे. ठीक है जी, समय के साथ हमेशा परिवर्तन कानूनों में भारत में हुआ है जब ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है. इसके अलावा डिफरेंट इंटरनेशनल जो ट्रीटीज हुई हैं उनका भी इंडिया जो है सम्मान करता है, रिस्पेक्ट करता है और उनको फॉलो भी करता है. लाइक इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. देखिए, ग्लोबली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की समस्या बढ़ी रही है अफ्रीकन नेशंस में, लैटिन अमेरिकन नेशंस में, यूएसए जैसे देश में भी, या वेस्टर्न नेशंस में हमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा देखने को मिलता है. सो इंडिया ऑलवेज जो है इससे रिलेटेड जो कन्वेंशन साइन हुई थी, इंडिया सपोर्टेड दैट, इवन साइन दैट, एंड इंडिया भी जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बात करता है. नेक्स्ट है द इंटरनेशनल Covenant on Civil and Political Rights. Being a democratic nation, India ensures that every citizen of India even supported the idea कि भाई पूरी दुनिया के जो नागरिक हैं उनको अपने देश में, in their country, they can enjoy civil and political rights. Because it जो है it is basically strengthen the power of democracy. एक सफल लोकतंत्र के लिए, एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के लिए बड़ा जरूरी है. चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे द इंटरनेशनल कवरेंट ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल राइट्स. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रेम्बल में भी हमने ये बात करी है, इंडिया में हम जो है
सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, कल्चरल जो है राइट्स प्रोवाइड करने की बात करते हैं। तो जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज या ऑर्गेनाइजेशंस पे काम कर रही है, इंडिया उन्हें सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ द ऑल फॉर्म्स ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। देखिए, इंडिया ऑलवेज वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, ठीक है जी। चाहे वुमेन एजुकेशन की बात करें, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट के कंटेक्स्ट में बात करें, इंडिया ऑलवेज सपोर्ट दिस। सो ग्लोबली जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं या डिस्क्रिमिनेशन वुमेन का हो रहा है या कोई कन्वेंशन साइन करी गई है इससे रिलेटेड, उसको भी इंडिया सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है द कन्वेंशन ऑफ द चाइल्ड राइट्स ऑफ द चाइल्ड। सो कॉन्स्टिट्यूशनली भी, संवैधानिक तौर पे भी जो आर्टिकल 24 है फंडामेंटल राइट्स में, जिसमें प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर किया गया है, ग्लोबली भी जो है इस बात को हम सपोर्ट करते हैं, ठीक है जी। जो बच्चों के अधिकार हैं उनका भी सम्मान रहना चाहिए, एक सफल लोकतंत्र के लिए, एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें नेक्स्ट अब बात करेंगे हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या है, कभी एग्जिस्टेंस में आया? सो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वाज बेसिकली जो है, इसकी कंफर्मिटी होती है पेरिस प्रिंसिपल के बेसिस पे। पेरिस प्रिंसिपल्स, ठीक है जी, विच केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1991। इन्हीं को पर आधारित हमारे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, और ये बेसिकली एस्टैब्लिश किए गए थे 12 अक्टूबर 1993 को। अब काम क्या है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का? सो इट इज बेसिकली अ वॉचडॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द एंटायर नेशन। पूरे भारत में अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का समाज के किसी भी तबके में, चाहे वो वीकर सेक्शन है, ठीक है जी, या वुमेन हो या चाइल्ड हो, है ना, तो अगर किसी भी प्रकार से ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, तो उसका सर्विलेंस करना, उस पर अपनी रिकमेंडेशन देना, ये प्राइमरी काम नेशनल ह्यूमन राइट्स का होता है। उस मामले को, उस मुद्दे को हाईलाइट करने का काम जो है, ये आपका बेसिकली नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का रहता है। और ऐसा नहीं है कि इसमें अमेंडमेंट्स नहीं की जा सकती हैं, टाइम टू टाइम इट इज आल्सो अमेंडेड। जिसे बात करें भाई 1993 के बाद भी अमेंडमेंट 2006 में होती हैं इसमें, एंड देन इन 2019। ऑलराइट, चले अब जरा हम लिमिटेशंस पे बात करेंगे। लिमिटेशंस क्या है pertaining to the National Human Rights Commission, which was established in 1993 under the Protection of the Human Rights Act 1993। सबसे पहले बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन मैकेनिज्म। देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का अलग से कोई इन्वेस्टिगेशन मैकेनिज्म नहीं है। समवेयर इट डिपेंड्स ओवर द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है जी, कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की कोई एक्टिविटी हुई है जिसका सर्विलेंस करना है, जिस पर बेसिकली कोई डिसीजन आना चाहिए, तो यहां पे जो है सरकार, बेसिकली ह्यूमन राइट्स के पास, कमीशन के पास कोई बहुत ज्यादा शक्ति नहीं है। कैसे ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन उनके पास डायरेक्टली उनके कंट्रोल में नहीं है। हियर जो है वो रिकमेंड करेंगे एंड देन फर्दर ऑर्गेनाइजेशन लाइक सीबीआई जो है वो इसकी जांच करेगी। नाउ सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस आर समवेयर इन द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो कई बार ऐसा दिखता है कि पार्शियल डिसीजंस आते हैं, सही प्रकार से डिसीजंस नहीं आते हैं। नेक्स्ट है डिसीजन इन्फोर्सिंग पावर। नाउ अब जो आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इसके पास डिसीजन इन्फोर्सिंग पावर भी नहीं है, किसी को दोषी घोषित करने की पावर तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है जी। इसकी सिर्फ वो है, एक रिकमेंड कर रहा है कि भाई यहाँ पे जो है ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ, इसकी जांच की जाए। तो कहीं ना कहीं डिसीजन इन्फोर्सिंग पावर की कमी होने की वजह से भी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की रेलेवेंस कम होती है। इसके अलावा अंडर एस्टिमेशन एंड इनएडुकेसी ऑफ फंड। जनरली ये देखा गया है दैट गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन सीरियसली दिस ऑर्गेनाइजेशन। देखा गया है कि जो रिटायर्ड आपके जजेस होते हैं, बहुत से जो ऑफिसर्स होते हैं, उनके लिए ये एक पोस्ट रिटायरमेंट एक पोस्ट बन जाती है, ठीक है जी, जिसमें आराम से नौकरी है, कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है, इस प्रकार से आप इंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ को। और फंड्स की भी कमी इस ऑर्गेनाइजेशन के पास हमेशा देखने को मिली है, जिसकी वजह से सही प्रकार से सुचारू रूप से नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को काम करने में समस्या आती है। नाउ निग्लेक्टेड रिकमेंडेशन। जनरली वी हैव सीन दैट many time National Human Rights Commission has given suggestions, recommendations to the government कि भाई इन एरियाज में इन ऑर्गेनाइजेशंस ने या इन लोगों पर जो है एट्रोसिटीज हुई हैं, ह्यूमन राइट वायलेशंस हुए हैं, आप कार्रवाई करें। बट समवेयर उन संस्थाओं, इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ गवर्नमेंट को के कुछ बेनिफिट्स होते जुड़े होते हैं, एंड मेनी टाइम इट हैज बीन सीन दैट कि
बाइज्ड हो जाती है गवर्नमेंट, डिसीजन जो है वो प्रॉपर्ली लेती नहीं है, रिकमेंड्स को निग्लेक्ट कर देती है, रिकमेंडेशंस को। और पावर्स इस प्रकार से हमें दिखेंगी, काफी लिमिटेड पावर्स जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की हो जाती है। उतना इफेक्टिवली नेशनल ह्यूमन राइट्स नहीं है भारत में जितना रहना चाहिए। इट्स एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट इंश्योर द वेरी बेसिक एलिमेंट्स जो एक सफल लोकतंत्र, एक इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है, उनको इंश्योर करने में योगदान देती है। ठीक है जी, चलें नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं भाई, रिफॉर्म्स कैन बी मेड टू मेक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन फॉर इफेक्टिव। कैसे और प्रभावी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को बनाया जा सकता है, क्या रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं। पहला है नीड फॉर रीस्ट्रक्चर। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है काफी पुराना है, इसमें परिवर्तन करने की जरूरत है। ठीक है जी, साथ ही साथ जैसे मेंबर्स हैं इसके, इंक्लूजन ऑफ न्यू मेंबर्स होना चाहिए। जैसे एक्टिविस्ट हैं या हम बात करें सिविल सोसाइटी से जो मेंबर लिए जाते हैं उनका नंबर बहुत कम है। द मेंबर्स ऑफ सिविल सोसाइटी एंड सोशल एक्टिविटीज बढ़ानी चाहिए ताकि एक प्रभावी रूप से ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर सके। इन्फोर्सेबल डिसीजन होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इन्फोर्स करने की। ऐसा नहीं है कि आपने रिकमेंड कर दिया, उसको इन्फोर्स करने की पावर भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास होनी चाहिए। जो फंड्स की कमी है इस पर भी सरकार का ध्यान रहना चाहिए। एडुकेट फंड्स रहेंगे तभी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है इफेक्टिवली काम करेगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे भाई नए कानून। देखिए लॉज जो हैं भले ही टाइमली आपके प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन में इंप्लीमेंटेशन हुई है, सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत सी जजमेंट्स इससे रिलेटेड आती हैं, बट अभी भी जो है कानून बहुत पुराने फॉलो किए जा रहे हैं। स्टिल वी नीड टू मेक सर्टेन चेंजेस। ग्लोबली देखेंगे तो काफी ऑर्गेनाइजेशंस ने, काफी नेशंस ने रैपिडली चेंजेस करे हैं। देखिए समय के साथ जो है ह्यूमन राइट वायलेशन की परिभाषा बदल जाती है ना, तो ये बहुत जरूरी है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पार्ट है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में भाई वायलेशन कहीं हुए हैं ह्यूमन राइट्स के, उसको हाईलाइट करा है, रिकमेंड कर दिया है, लेकिन क्या उसके बाद सही प्रकार से जांच हुई है कि नहीं, यहां पर ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। तो यहां पर जो है ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। वो तब होगा जब इन्फोर्समेंट डिसीजन से रिलेटेड पावर जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास ज्यादा से ज्यादा रहेगी। ठीक है जी, तभी जो है एनहेंसमेंट होगा, स्ट्रेंथन आएगा इन द पार्टिसिपेशन, ठीक है जी, ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड इट विल वर्क मोर इफेक्टिवली। So I hope student you got an idea about the significance of National Human Right Commission in India। और देखिए आज हम एक ग्लोबल डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में रह रहे हैं और कहीं भी दुनिया में अगर किसी भी कम्युनिटी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अगर ह्यूमन राइट वायलेट हो रहे हैं उस पर हमें आवाज उठानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलर देश द्वारा, जैसे यूक्रेन का एग्जाम्पल लीजिए, अभी रशिया ने अटैक किया, वहां पे ह्यूमन राइट वायलेशंस हुए हैं ना। यूक्रेन इज एक्सपेक्टेड कि भाई जो है ईस्टर्न नेशंस वो भी सपोर्ट करें, जिसमें इंडिया भी शामिल है। लेकिन आप जब इग्वर मुस्लिम्स पे कुछ एट्रोसिटीज हो रही हैं, या अगर इंडिया में जो कश्मीर वाला इशू है उस पर आप साइलेंट रहते हैं, ठीक है जी, हांगकांग में ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं तब आप साइलेंट हैं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर सपोर्ट में आएंगे तभी आपको कोई सपोर्ट करेगा। ठीक है जी, इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें, हाँ वायलेशंस हो रहे हैं और अभी भी कमियां हमारे कमीशन में हैं जिसको दूर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड जरूर सरकार इस पे चिंतन कर रही है एंड सून वी कैन सी दैट कि कुछ रिफॉर्म्स हमें ह्यूमन राइट कमीशन में देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, आई होप अच्छे से आप इस टॉपिक को समझ पाए हो। नाउ वी कैन टॉक अबाउट सम ऑफ फ्री इनिशिएटिव्स which are on YouTube like HP Economic Survey 2021-22 which are free on YouTube। इसको आप देख सकते हैं if you want to go through with the economic survey। Other than this, basic knowledge about Himachal Pradesh GK, you can also take these sessions। PYQ sessions हैं हमारे, इन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। करंट अफेयर मैगजीन से रिलेटेड सेशंस हमारे अलग से रहेंगे। मेंस करंट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड सेशंस हैं, आप जरूर देखें इन्हें भी। HP GK MCQ रिवीजन सीरीज। सो YouTube पे बहुत से फ्री इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन इसका फायदा तभी ले पाएंगे अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ हमारे वीडियोस को देख रहे हैं। इसके अलावा हमारे कुछ पेड इनिशिएटिव्स हैं, कुछ पेड कोर्सेज हैं, जिसमें HPS ऑफलाइन लाइव बैच हमारा शुरू हो रहा है। 60,000 इसकी फी रहेगी। ठीक है जी, 18th ऑफ दिस मंथ से स्टार्ट हो रहा है। यू कैन ज्वाइन दिस। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, इफ यू वांट टू स्टडी एट होम, तो घर बैठ के भी प्रिपरेशन कर सकते हैं आप HPS एग्जाम की। 25,000 हमारे इस कोर्स की फी रहेगी।
इसके अलावा एंटी एलाइड ऑनलाइन कोर्सेज हैं हमारे, ठीक है जी। 26 सब जो हमारा बैच क्लास शुरू हुआ था 26/7/2022 को 12,000 हमारे इस कोर्स की भी फी है। इसके अलावा एचपी सेक्रेटरीट क्लरिकल एग्जाम की हम बात कर लें भाई, एचपी सेक्रेटरीट एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। 5,000 इसकी फी रहेगी। एचपी सब इंस्पेक्टर बैच है हमारा, 6500 इसकी फी। सो एनी ऑफ द कोर्सेज यू वांट यू कैन ज्वाइन। JOIT क्रैश कोर्स है हमारा, ठीक है जी, 5,000 इसकी फी है अगर JOIT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज भी है, HPS एग्जाम, नायब तहसीलदार एंड अलाइड सर्विसेज। So any of the courses, any of the test series you want to join, which can create a boost in your preparation, तो आप इसे जरूर परचेज कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।